यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया था। अब हाँ ठीक, देखो दोस्तों मैंने बताया ना आपसे, क्या बोला कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है, इसकी जगह पे आपको एक्स एक्स ऐसे लिख देना है और ये जगह होगी। इसके बाद योर एड्रेस, अपने आप एड्रेस में क्या करेंगे, आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, है ना, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना नाम मत लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स एक्स लिख दीजिएगा। सिटी, हम बस्ती से रिलेट कर रहे हैं तो आप बस्ती लिख दीजिएगा अगर बस्ती से हैं, अदरवाइज अपने सिटी का नाम लिख दीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप सिटी का भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन गैप कर देनी है, एक लाइन गैप करके डेट लिखना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, रिसीवर एड्रेस लिखना है दोस्तों। रिसीवर एड्रेस कैसे लिखेंगे, द एडिटर सेम लिखेंगे, न्यूज़पेपर का नाम, जैसे हमारे यहाँ अमर उजाला और दैनिक जागरण वगैरह होता है, आप कोई अपना लिख लीजिएगा जिस भी शहर से आप बिलोंग कर रहे हो। और न्यूज़पेपर का एड्रेस हमारे यहाँ बस्ती में से आता है तो आप बस्ती लिख देंगे, अदरवाइज आप अपनी सिटी का नाम लिख देंगे। यहाँ तक कि अगर आपकी फ्रेमिंग बेहतर तरीके से हो गई ये चीज़, तो समझिए एक नंबर आपको यहीं, एक मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएगा, एक मार्क्स आपको यहीं 1-2 नंबर मिल जाएगा, टेंशन है लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद जब आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या करना है, सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, यहाँ पर योर के बाद यही कंसर्न अबाउट द राइजिंग पॉल्यूशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ तक आप ऐसे उठाकर छाप दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो मैंने डियर सर या मैडम लिखा है ना, डियर सर या मैडम लिखा है, आप या तो सर लिखिएगा या तो मैडम लिखिएगा, एक को काट दीजिएगा, ओह तेरी की, एक को आपको क्या करना है, काट देना है, या तो सर लिखना है या तो मैडम ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा, एक को आप काट दीजिएगा, ठीक है, एक आप काट दीजिएगा। इसके बाद फिर से वही काम, यहाँ पे आई एम, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐसे रट कर जाइएगा, कोई भी कंप्लेन लेटर आ जाएगा, यहाँ तक का जो बॉडी होगा, आई एम, आई से लेकर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसा भी रहेगा आप क्या करिएगा, पहले यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ कि पहला जो होगा वो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, किसके बारे में बताना चाह रहे हैं। और ये दूसरा जो पैराग्राफ होता है ये आपके लेटर की बॉडी होती है, क्या होती है, बॉडी होती है, जिसमें आप क्यों लिख रहे हैं, रीजन लिखते हैं। इस बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, रीजन लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, रीजन लिखना है कि क्या कारण है। आप पढ़ लीजिएगा, मैं समय नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपकी जर्नी आसान हो। वैसे मैं टाइम वेस्ट कर, कुछ वीडियोज़ में आप देखते हैं ना, वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो आपको क्या करेंगे, ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे, यही चीज़ पढ़ पढ़ के बताएंगे, तो मैं आपका ये समय नहीं लेना चाहता हूँ। इसके बाद आप क्या करिएगा, अपने कुछ सुझाव आखिरी लाइन में दे दीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आई आर्ग्यू द ऑथोराइज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड एंश्योर द हेल्थियर फ्यूचर फॉर ऑल। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर लाइन गैप के सिंसर, योर सिंसरली लिखिएगा, है ना, योर, यहाँ योर लिख के तब सिंसियरली लिखिएगा, योर सिंसियरली, और अपना नाम। अच्छा नाम कैसे लिखना है, वही यक्स यक्स यक्स, है ना, ट्रिपल एक्स, अरे यार वाई वाई लिख लेना लड़कों, एक्स एक्स लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मित्रों। आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बाद। अब आइए ग्रामर पार्ट की बात करता हूँ, ग्रामर सी, सेक्शन सी आ जाएगा हमारा। सेक्शन सी कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
ए पर्सन हु राइट्स ए बुक इन कॉल्ड, एक आदमी जो किताबें लिखता है उसे क्या कहा जाता है? एडिटर कहा जाता है, पब्लिशर कहा जाता है, या ऑथर कहा जाता है, रीडर कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं उनको हम ऑथर कहते हैं। सिंपल है, बहुत आसान है। इसके बाद हमारा अगला है, कह रहा है द फ्रेज कॉल इट ए डे मीन्स, है ना, फ्रेज है कॉल इट ए डे। देखिए बहुत सारे, हो सकता है आपके टीचरों ने बहुत सारा लिखवा दिया होगा, ढेर सारा, लेकिन मैं आप लोगों को जो ये फ्रेज होते हैं ना, फ्रेज को जानने का एक ट्रिक बताता हूँ। कॉल इट, इसे बुलाओ, ए डे माने दिन में, ऐसा एक दिमाग में आपको प्रोसेस करना है। अब देखिए ये चीजें किस चीज से रिलेट कर सकती हैं ना, इसे दिन में बुलाओ, इसका क्या मतलब होगा? इसको एक चीज से रिलेट करना है आपको। तो क्या कह रहा है? टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, मतलब दिन में बुलाने का मतलब दिन में काम को रोकना। इसके बाद फिर क्या कह रहा है? टू सेलिब्रेट ए विक्ट्री, टू स्टार्ट ए न्यू टास्क, या फिर टू बी पंक्चुअल, है ना। ठीक है, इसे दिन में बुलाने का मतलब देखो दोस्तों, सीधा सीधा वर्ड का मीनिंग नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कुछ घुमा कर फिर आकर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, है ना, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे हम क्या करते हैं, लिखा है द सिनोनिम ऑफ जेनरस इज, जेनरस मतलब होता है दोस्तों उदार, उदार की और कोई मीनिंग हो सकती है? स्टिंगी, काइंड, क्रूएल, सेल्फिश। तो आप जानते हैं कि काइंड का मतलब दयालु होता है, जेनरस मतलब उदार, तो जो उदार होगा वो दयालु होगा। आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, है ना, करेक्ट है कौन, ये आपको करना है। ए मैनेजर एंड हिज असिस्टेंट्स इज इन द ऑफिस। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि जब एंड से दो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आर लगना चाहिए। क्या लगना? इज नहीं लगना चाहिए, आर लगना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये सही है, आप जानते हैं एक वचनकर्ता के साथ एस आई एस लगता है। द न्यूज आर वेरी शॉकिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर न्यूज जो है यस लगा है, तो इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर माना जाता है, न्यूज एक वर्ड है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ही हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, ये सही होगा। तो आपका बी और डी सही है, बी और डी सही है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओनली बी एंड डी। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम्स बताना है आपको। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? बनावटी, बनावटी का वास्तविक हो जाएगा रियल, तो यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है फटाफट से देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम वेरी टायर्ड, ही सेड उसने कहा आई एम वेरी टायर्ड, तो ये तो बहुत आसान है, ही सेड दैट लगा दीजिएगा, आई को ही के साथ चेंज कर दीजिएगा, आई को ही के साथ चेंज कर दीजिएगा, ही और आई एम को वाज में चेंज कर दीजिएगा, ही वाज वेरी टायर्ड हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। लेकिन ये बहुत इजी है, ये वाला जो है इजी है, इतना आसान नहीं आएगा। दूसरा देख लो, इस पर ध्यान देना। वैसे यहाँ पर एक ही बताने के लिए कहा है, मैंने दोनों सॉल्व कर दिया है, आप एग्जाम में एक ही सॉल्व करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, मतलब पहला है ना, इसमें एक ही आपको उत्तर देना है, मैंने दोनों दिया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात पर गौर करिएगा दोस्तों, गौर से देखिए ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये दूसरे ही द टीचर सेड, तो आप क्या करेंगे? द टीचर टोल्ड, यहाँ डोंट टॉक इन द क्लास, है ना, तो टीचर क्या कर रहा है? डोंट टॉक इन द क्लास, तो यहाँ टोल्ड लिख दिया गया मित्रों। यहाँ पर टीचर जो होगा क्लास में बच्चों को ऑर्डर देगा, है ना, तो यहाँ पर ये गलत लिख उठा है, थोड़ा सा मिस्टेक है मित्र, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ टोल्ड की जगह पे 1 सेकंड प्लीज, यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ टोल्ड को काट दीजिए, है ना, टोल्ड अस को, इसकी जगह पे यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऑर्डर्ड।
क्या करना है, ऑर्डर्ड लिखना है, ऑर्डर्ड लिखना है, नॉट टू टॉक इन द क्लास, है ना, ये हो जाएगा। अगर आप ऑर्डर्ड नहीं लिखना चाहते तो ऑर्डर्ड के अलावा एक और चीज आ सकता है, तो यहाँ पर बेड लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, बेड लिखा जा सकता है, सॉरी फॉरबेड लिखा जा सकता है। क्या, फॉरबेड लिखा जाएगा। अगर फॉरबेड लगाएंगे तो नॉट को हटा देंगे, फॉरबेड लगाएंगे तो नॉट को हटा देंगे। जो बच्चे जानते हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, वो उनको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर से कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ही करना है, ठीक है, एक ही करना है, मैंने दोनों कर दिया है। तो सी वॉज लेट, वह देरी से थी, सी मिस्ड द बस, ठीक है। तो यहाँ पर सी वॉज लेट कॉमा लगाइए, सो ही मिस्ड द बस। ही वॉज, यहाँ कंपाउंड बनाना है, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जब भी आपको कंपाउंड बनाना हो तो आप कंजक्शन क्या यूज करेंगे, जो हमारा कंजक्शन होता है वो क्या यूज होता है, आपको पता है। कंजक्शन, अगर कंपाउंड बनाना है तो कंजक्शन हमारे पास एक ट्रिक था, फैन बॉयज। क्या, फैन बॉयज। एक बार फिर से मैं इसे इरेज कर दूं, फिर से लिखता हूं। अगर फैन बॉयज, FANBOYS, अगर इन देखिए 3 और 4 7, ये 7 हमारे जो वर्ड अक्षर दिख रहे हैं ना, इन अक्षरों से जो बनने वाले कंजक्शन हैं, अगर ये यूज होंगे तो हमारा सेंटेंस कंपाउंड बनेगा। अगर इनके अलावा कोई और कंजक्शन लगेगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हमने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों को लिखा है। अब इस फैन का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है दोस्तों फार होता है, ए का मतलब एंड होता है, ए का मतलब एंड होता है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, एंड, ए का मतलब एंड होता है, एन का मतलब क्या होता है, नार होता है, और बी का मतलब होता है बट, बी का मतलब बट होता है, ओ का मतलब क्या होता है, आर। और फिर से यहाँ देखिए एक बार, अब देखिए वाई का मतलब क्या होता था, वाई का मतलब यट होगा, और यस जो लिखा था, यस का मतलब सो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कंपाउंड बनाने के लिए क्या लिखा है, सो लिखा है। कंपाउंड बनाने के लिए यहाँ कंजक्शन सो लगाया है, ठीक, यहाँ पर देख लो सो लगाया है हमने। इसके बाद ही इज द बॉय, यह वही, ही इज द बॉय, यह वही लड़का है, ही वॉन द रेस, जिसने, ही वॉन द रेस, उसने वॉन द रेस मतलब दौड़ जीत लिया था। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दोनों को मिलाकर एक बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कंजक्शन फैन बॉयज में से नहीं लगाया है, फैन बॉयज में से नहीं लगाया, हु लगा दिया। तो ही इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु वॉन द रेस, जिसने रेस जीती थी, ठीक, ऐसे कर लेना फटाफट से। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये देखो पैसिव वॉइस बनाना है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए द चेफ, द शेफ, द चेफ, सॉरी, द शेफ कुकड ए डिलीशियस मील। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। फिर से देख लीजिएगा क्या कहा जाता है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, ए डिलीशियस मील, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये इसके बाद यहाँ वाज लगा दीजिएगा कुकड, उसके बाद ये हमारा पीछे चला जाएगा बाई द शेफ, ये हो जाएगा। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो दिस प्रिंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल, दिस पेंटिंग, सॉरी, दिस पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन, ये लिखा है। तो आप इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो लिखिएगा दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये आप कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर सुपरलेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए हम दा का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो ब्यूटीफुल को क्या कर देंगे, मोर की जगह मोस्ट कर दीजिएगा, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इस तरह से कर लेना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सी इज माई कजिन सिस्टर।
शी इज माई कजिन सिस्टर और द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, सी इज माई कजिन। ठीक है, जो कजिन हो गया। इसके बाद कह रहा है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड। दोस्तों चिल्ड्रन अपने आप में खुद ही प्लूरल है, तो यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ यस लगा है, यहाँ से यस को हटा दिया गया है। ये चीज़ आप कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या कह रहा है, अब ये देखिए कुछ वर्ड्स हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि इस पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ ई वाला कह रहा है यूज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर फिर से देखेंगे, इन योर ओवन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। दोस्तों यहाँ पर केवल एक का करना है, चाहे तो आप पहले को करिए चाहे दूसरे को करिए, एक ही करना है। तो पहले में लिखा है बेयर और यहाँ पर लिखा है बियर। ठीक है, तो बेयर का मतलब क्या होता है और बियर का मतलब होता है क्या। ठीक, दोनों को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बेयर का मतलब होता है बेयर फुट, नंगे पांव, और बियर का मतलब क्या होता है, हिरन, है ना। बियर का मतलब भालू होता है, ये बियर का मतलब क्या होता है, भालू, और इस बेयर का मतलब क्या होता है, नंगा होता है, और बेयर फुट हो जाएगा, ये 1 सेकंड प्लीज, हाँ ये नंगा होता है, और बेयर फुट लिख दिया जाए तो नंगे पांव हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे जो लिखा हुआ है इसमें एक है स्टेशनरी और एक है स्टेशनरी। इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, इस स्टेशनरी का मतलब होता है किताब कॉपियाँ, और इस स्टेशनरी का मतलब रुकना होता है ना, स्टेशन पर रुकना जैसे आए हुए। तो देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहले में देख लीजिएगा फर्स्ट वाले में है द फ्लोर। यहाँ देखिए द फ्लोर वाज सो हॉट, यानी फर्श अधिक गर्म था, दैट आई कुड नॉट वॉक ऑन द बेयर फुट, जिस पर मैं नंगे पांव नहीं चल सकता था। तो देखिए बेयर का यूज हो गया है। द बियर वॉज सर्चिंग फॉर फूड इन द फॉरेस्ट। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द रेड लाइट, है ना। रेड लाइट देखकर वो रुक गया, स्टेशनरी हो गया मतलब रुक गया और रुका हुआ था। फिर यहाँ पर दूसरा जो है स्टेशनरी, सी बॉट सम स्टेशनरी फ्रॉम द शॉप। स्टेशनरी का मतलब होता है किताब कॉपियाँ पेन पेंसिल, ये जो हम बुक स्टॉल से लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे देख लीजिएगा, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमने हिंदी टू इंग्लिश पैसेज लिया था, जिसमें आप पढ़ सकते हैं बहुत ही इजी वे में। एक बार महात्मा गांधी एक गांव में गए, वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला बहुत परेशान थी, क्योंकि उसका बेटा शिक्षा नहीं लेना चाहता था। वह वह महिला महात्मा गांधी के पास गई और उनसे अपने बेटे को समझाने की प्रार्थना की। गांधी जी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें सही और गलत का ज्ञान होगा। लड़का महात्मा गांधी की बातों से प्रेरित हुआ और उसने शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन भी कर लेंगे। देखिए घबराइए नहीं, एक एक करके आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, वरना ट्रांसलेशन आपको बहुत कठिन लगने लगेगा, है ना। थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बार की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सिंपली देख लीजिएगा। एक बार की अंग्रेजी क्या होती है, एक बार की अंग्रेजी वंस हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी एक गांव में गए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो महात्मा गांधी वेंट टू ए विलेज, या आप वेंट इन ए विलेज भी लिख सकते हैं। फिर वहां उन्होंने देखा कि, वहां का मतलब देयर हो जाएगा। उन्होंने देखा, ही सा देखा, की का मतलब दैट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एन ओल्ड वोमेन वॉज वेरी वरीड बिकॉज
हर सन डिड नॉट वांट टू रिसीव एन एजुकेशन। तो दोस्तों काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आई डिडंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आगे देखते हैं, लिटरेचर की बात कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिखा है, तो इन प्रश्नों को अगर आप तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो हु आर द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीने के लिए वे क्या करते थे। तो देखिए लिखा है द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी आर पुअर माइग्रेंट फैमिलीज फ्रॉम बांग्लादेश हु लिव इन माइजरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति में रह रहे थे। दे सर्वाइव बाई कलेक्टिंग एंड सेलिंग गार्बेज विच इज दियर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। फॉर देम गार्बेज इज लाइक गोल्ड एज इट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर्स। इस तरीके से एक ही करना है, फिर भी मैंने ये लिखा है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट रोल डिड ही प्ले इन द ब्रिंगिंग गांधी जी टू चंपारण। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। इतना आसान आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर एंड डिटरमाइंड पेशेंट माने किसान होता है, फ्रॉम चंपारण बिहार। ही वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण टू address the suffering of indigo farmers under British landlords। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है his persistence convinced Gandhi ji to go to Champaran which led to the success of the first सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से कर लेना। इसके बाद लिखा हुआ है अगला 8वां प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स। ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए एक डीप वाटर से हमने लिया है, एक ही आपको करना है दोस्तों। मैं पहले फिर से बता रहा हूँ, एक ही करना है, चाहे तो ये करिएगा चाहे ये करिएगा, एक ही करना है। बट जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं, आप अगर इन सबको तैयार कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। डीप वाटर से रिलेटेड ये है ना। इसके बाद फिर है सोफी वाज द क्रिएटर ऑफ हर ओवन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बहुत ही खूबसूरत है, आप जरूर इसे डैनी केसी के बारे में, सोफी वगैरह आपने पढ़ा होगा इजीली। नहीं पढ़ा तो इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ के जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके बाद फिर देख लीजिएगा हमारा 9वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा एक पैसेज की तरह है, देखिएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई, यहाँ पर देखिएगा, आई सा माई मदर beside me doze open mouth, her face ashen like that of a corpse। ठीक है, तो इसके आंसर आपको यहाँ से छांट कर लिखने हैं दोस्तों। लिखा है व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर हर मदर्स फेस टू, यानी व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर, यानी जो कवित्री हैं वो अपनी माँ के चेहरे को किससे कंपेयर करती हैं। तो यहाँ पोएटेस कंपेयर हर मदर फेस टू द डेड ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब शव होता है, एक शव से कंपेयर करती हैं। emphasizing her old age and frailty। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द पोएट फील पेन ऑन सीइंग हर मदर। अपनी माँ के चेहरे को देखकर वो मतलब दर्द क्यों महसूस करती है। द पोएट फील्स पेन बिकॉज सी रियलाइज, उन्हें महसूस होता है दैट हर मदर हैज़ एज्ड, उनकी माँ की उम्र हो गई है, एंड मे नॉट लिव मच लॉन्गर, वे अधिक नहीं जिंदा रह पाएंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू द पोएट्स वर्ड्स
see you soon, Amma reflected. The words reflect the poet's attempt to hide her fear of separation and console herself with the hope of meeting her mother again. ठीक है, इसका आंसर दे दीजिएगा। इसके बाद आप ये सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा दोस्तों। सेंट्रल आइडिया देखिए हमने लिखा हुआ है कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड। तो दोस्तों मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा फर्स्ट जो यहाँ पर लिखा है इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये याद कर लेते हैं। इसके बाद एक फर्स्ट वाला जो था माई मदर एट 66, अगर केवल दो लेसन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जान लीजिए आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो हमने सेकंड चैप्टर सेकंड भी ले लिया है। इसके बाद आप देखिए, अच्छा आपको लिखना कैसे है, हालांकि आप चित्र नहीं बना सकते वहाँ पे, यहाँ पर हमने चित्र भी दिखा है कीपिंग क्वाइट का। तो आप आज तक ऐसा सेंट्रल आइडिया पहले कभी नहीं देखे होंगे। सेंट्रल आइडिया भी जानते हैं 3 भागों में लिखना होता है, 3 भागों में लिखना होता है दोस्तों। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। पहला जो पैराग्राफ है इसमें एक बार आपको पोएट का नाम आना चाहिए, पोएट का नाम आना चाहिए। अगर नाम आ गया पहले में, पोएट के बारे में लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले में आपको क्या लिखना है, अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएट के बारे में लिखना है। यहाँ लिखा है, स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं और पढ़िए थोड़ा। अच्छा हाँ, इसको पढ़िए नहीं, पढ़ के कॉपी में एक बार लिखिए, पेपर होने से पहले एक बार जरूर लिखिए। अगर लिख लेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में आएगा तो आप बहुत कुछ लिख ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला पैराग्राफ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अबाउट द पोयम, अबाउट द पोयम लिखना है, पोयम के बारे में लिखना है बस। इसके बाद यहाँ पर पोएटिक डिक्शन, ये पोएटिक डिक्शन क्या होता है दोस्तों, मैं एक बार आपको याद दिलाऊं कि अब हमारे सिलेबस से फिगर ऑफ स्पीच खत्म हो गया है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच की जगह पे अगर आप सेंट्रल आइडिया में पोएटिक डिक्शन लिखेंगे कि पोएट ने अपने पोएम में क्या क्या चीज़ें यूज की हैं, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं, तो आपकी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी, है ना। सिमिल, मेटाफर, ओनोमोटोपोइया, एपोस्ट्रॉफी वगैरह क्या यूज हुआ है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने पोएटिक डिक्शन क्या लिखा है, द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ अर्थ एंड सेज, इन विंटर अर्थ सीम टू बी डेड बट लेटर इन स्प्रिंट इट सीम्स अलाइव। ठीक है, आगे देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन आंसर और हैं जो हमारे विस्टार्स बुक से आएंगे। व्हाट वेयर, यहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स ईच। तो पहला यहाँ पर लिखा है, व्हाट वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन द थर्ड लेवल एंड द अदर लेवल। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आंसर आप देख लीजिएगा, द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज ए मिस्टीरियस एंड इमेजिनरी वर्ल्ड unlike the modern realistic first and second level. It had dim gaslight, old-fashioned dresses, and a 19th century setting, making it seem like a time travel portal to the past। ठीक है, इसके बाद अंटार्कटिका के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा कह रहा है, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। ये क्या है, ऑन द फेस ऑन द एंड ऑफ द अर्थ, है ना, द एंड ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है, ये इस चैप्टर से है। तो आप यहाँ पे आंसर इसका देख सकते हैं, काफ़ी आसान है, आप पढ़िए जरूर। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 वर्ड्स।
ये हमारा विस्टास से लॉन्ग है और 40 वर्ड वाला शॉर्ट था। तो यहाँ पर देखिए व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, है ना, मिस्टर लैम्ब वाला आपने पढ़ा होगा, है ना, लैमी लैम्ब ये पढ़ा था। और एक ऑन द फेस ऑफ इट इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसके एक लड़के का चेहरा जल जाता है, वो छुप छुप कर चलता है। इसके बाद डॉक्टर सदाओ वाला है द एनिमी चैप्टर का, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर सदाओ एज ए डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग इन द एनिमी। दोस्तों ये है हमारा आज का पेपर, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आप ये पेपर तैयार करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। इसके लिए मैं आप सब के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा उम्मीद करूँगा, और बहुत कुछ अच्छा करके आएंगे। अगर आपने ये पेपर देखा है तो लास्ट में अगर इस पेपर से आपको मदद मिलती है तो प्लीज़ चैनल पर आकर ढेर सारे थैंक यू लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको और भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाना। अभी कोई लाइक नहीं मुझे चाहिए, वीडियो देखकर जाइए, लास्ट में जब आपको पेपर से मदद मिलेगी तब आप ये सारे काम जरूर करिएगा, ठीक है। लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।